नमस्कार दोस्तों, 30 मार्च 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे आज। पहला, कोविड-19 प्रोबेबली पास्ड फ्रॉम बैट्स, WHO रिपोर्ट। देखिए, एक ज्वाइंट स्टडी हो रही है WHO और चाइना की। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो रिपोर्ट है ये फाइनली अभी पब्लिश नहीं हुई है। आपको पता है कि बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा स्पॉन्सर्ड एक स्टडी चल रही है जिसमें पता करने की कोशिश की जा रही है कि भई ये जो कोविड-19 वायरस है इसका ओरिजिन क्या है। तो WHO ने चाइना के साथ मिलकर जो अभी के लिए स्टडी की है, इसकी जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स निकल के आ रही हैं वो ये बोल रही हैं कि भाई कोविड-19 का जो ओरिजिन है ना, दिस इज प्रोबेबली ट्रांसमिटेड फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमंस। यानी कोविड-19 मोस्ट प्रोबेबली चमगादड़ों से निकल के ह्यूमंस में आया है और बीच में कोई एक एनिमल है। सो फ्रॉम बैट टू वन एनिमल टू ह्यूमन, कुछ इस प्रकार का ट्रांसमिशन हुआ है। और ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है ये अभी से नहीं, ये जब से कोरोना वायरस फैल रहा है तब से बोला जा रहा है। और एट द सेम टाइम ये भी बोला गया है कि कोरोना वायरस के चलते कोई लैब लीक, मतलब कि वुहान के लैब से कोरोना वायरस लीक हुआ है, ये बहुत एक्सट्रीमली अनलाइकली है। क्यों? चूंकि ये बताया गया है कि जो लैबोरेटरीज हैं 3 वुहान में, वो बहुत वेल मैनेज लैबोरेटरीज हैं, बहुत हाई क्वालिटी के वहां पे बायोसेफ्टी लेवल्स हैं और वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई रेस्पिरेटरी इलनेस पिछले महीनों में नहीं देखी गई है। तो इस बेसिस पे ये बोला जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है वो उस लैब से तो देखिए लीक नहीं हुआ है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और कुछ ऐसे ही आप कह सकते हो जब पहले ह्यूमन केसेस डिटेक्ट हुए थे लेट 2019 में, 2020 के शुरुआत तक इंडिया में इंपैक्ट नहीं आया था। आप कह सकते हो कि फरवरी के समय पे इंडिया में थोड़े बहुत केसेस आने शुरू हुए थे और मार्च में लॉकडाउन लग गया था। जब लॉकडाउन लगा था तो भी इंडिया में ज्यादा केसेस नहीं थे, बट बाद में भाई बिल्कुल एक ब्लास्ट सा आ गया। ठीक है, तो शुरुआत से ही ये व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है अगर ये बैट से आया है तो बैट से किसी दूसरे ह्यूमन में गया और फिर वो ह्यूमन से बैट से किसी दूसरे एनिमल में गया और फिर वो उस एनिमल से ह्यूमन में आ गया। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि भाई ओरिजिन ऑफ द वायरस को पता करना है। चाइना बिल्कुल सड़ जाता है। चाइना ब्रिसल्स एट एनी सजेशन कि चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस करंट क्राइसिस। चाइना का साफ साफ बोलना है कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस करंट क्राइसिस के लिए, हमारे ऊपर तुम बिल मत फाड़ो। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। देखते हैं क्या होता है फिर आगे। क्या बोला गया है कि अच्छा, रिसर्चर्स ने यहाँ पे कुछ और सिनारियोज भी बताए हैं। एक सिनारियो तो ये है कि भाई बैट से एनिमल में गया, एनिमल से ह्यूमन में आ गया। एक सिनारियो ये भी है कि हो सकता है कि ये बैट से सीधे ह्यूमंस में आ गया हो, क्योंकि कोल्ड चेन फूड प्रोडक्ट्स में, अब चाइना में तो आपको पता ही है कि चमगादड़ वमगादड़ सब खाते हैं, तो जो कोल्ड चेन फूड प्रोडक्ट्स है उसमें अगर बैट को कोरोना वायरस है तो वो ह्यूमंस में भी आ सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम एक और है, बैट में जो वायरस है जो कि कोरोना वायरस से कनेक्ट किया जा रहा है, उस वायरस में और कोरोना वायरस में एवोल्यूशनरी गैप है और लगभग डेकेड्स का एवोल्यूशनरी गैप है। देखिए रिपोर्ट क्या बोल रही है, द एवोल्यूशनरी डिस्टेंस बिटवीन दीज बैट वायरसेस एंड SARS-CoV-2 इज एस्टिमेटेड टू बी सेवरल डिकेड्स। मतलब कि जो बैटों में वायरस फैला है और जो ह्यूमंस में कोरोना वायरस फैला है, इनके बीच में एवोल्यूशनरी डिस्टेंस 10 साल का नजर आ रहा है। एक वायरस का जो फॉर्म है ना वो इवॉल्व होता है और बैट वाला वायरस को कोरोना वायरस में इवॉल्व होने में कई डेकेड्स लग जाएंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे कनेक्शन बैठा पाना मुश्किल है कि बैट से सीधे ह्यूमंस में आ रहा है। बैट से किसी जानवर में गया, जानवर में वो कई डेकेड्स तक इवॉल्व होता रहा, फिर ह्यूमंस में आया। कुछ इस प्रकार की यहाँ पे थ्योरी दी जा रही है। फिर कोरोना वायरस जैसे बहुत से वायरस पैंगोलिन्स में भी पाए जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि मिंक और कैट्स भी बहुत ससेप्टेबल है कोरोना वायरस की तरफ, तो ये भी कोरोना वायरस आपको फैला सकते हैं। तो जरा संभल के रहिए कि कहीं पे बिल्ली होता है ना, कुछ लोग बिल्ली को उठा के प्यार करने लगते हैं, मैं भी, तो वो सब मत करिए भाई, हो सकता है उससे भी आपको हो जाए। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में नीचे आपको काम आएगी। और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, चूंकि यहाँ पे WHO की बात हो रही है तो उस रिस्पेक्ट में भी काम आएगी। आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरा मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट, मैंडेट, अचीवमेंट्स, मेंबरशिप, फंडिंग, फंक्शंस, अचीवमेंट, चैलेंजेस, ऐसे करके मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है कर दीजिए। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ये चैनल मेंबर्स मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो मैं
कहूँगा, इनकरेज करूँगा कि अगर पॉसिबल हो, पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर हो तो आप ज्वाइन बटन दबाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, फिर ट्रैफिक इन सुएज कैनाल रिज्यूम्स एज शिप रिफ्लोट्स। आपको पता है कि एक बड़ा टैंकर, एक बड़ा शिप सुएज कैनाल में फंस गया था। सुएज कैनाल की बात की जाए तो ये नजर आ रही है आपको यहाँ पे सुएज कैनाल, कुछ इस जगह पे बहुत ही पतली सी सुएज कैनाल है, बहुत पतली तो नहीं है, लेकिन बड़े मेजर टैंकर अगर इसमें फंस गए तो वो बाकी टैंकर्स का रास्ता ब्लॉक कर सकते हैं। और रिसेंटली यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ, एक बड़ा टैंकर इस सुएज कैनाल में फंस गया, जिसके चलते शिपिंग ट्रैफिक यहाँ पे दोनों साइड से रुक गया। ये बहुत बिजी वाटरवे है, हजारों की तादाद में बहुत जल्दी यहाँ से शिप्स निकल जाते हैं, और इस पर्टिकुलर टैंकर के फंसने की वजह से 400 शिप्स वेटिंग में चले गए थे पीछे कि वो आगे ही नहीं जा पा रहे थे। ठीक है ना। सुएज कैनाल की अथॉरिटी जो चेयरमैन है उसामा राबी, इन्होंने बोला है कि भैया ये जो 430 मीटर लंबा वेसल था, सोचिए 430 मीटर लंबा वेसल एवर गिवन यहाँ पे फंस गया था। हालांकि इसको अभी के लिए छुड़ा लिया गया है। इसको छुड़ाने के लिए 30,000 क्यूबिक मीटर्स की सैंड को खोदा गया। ठीक है, 11 टग्स और 2 पावरफुल सी टग को लगा के इस शिप को खींच के वापस पानी में लाया गया, जो कि शिप नीचे सैंड में धंस गया था तो वहां पे रुक गया था, आगे ही नहीं बढ़ रहा था। और इसके चलते 400 वेसल्स जो कि कैनाल को ट्रांजिट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे वो ब्लॉक हो गए थे। डजन्स ऑफ कंटेनर शिप्स, बल्क कैरियर्स, ऑयल टैंकर्स, एलएनजी और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के वेसल्स वो यहाँ पे फंस गए थे। अगर आप बात करो तो दुनिया का 15% वर्ल्ड शिपिंग ट्रैफिक सुएज कैनाल के थ्रू पास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी है ये इजिप्ट के लिए। इजिप्ट को यहाँ से बहुत सारा फॉरेन करेंसी रेवेन्यू मिलता है। और अगर सुएज कैनाल एक दिन के लिए बंद हो जाए तो 14 से 15 मिलियन डॉलर का टैक्स रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है इजिप्ट को। ठीक है भाई, आप देखिए कि जब ये ऑयल टैंकर फंस गया था और ऑयल ट्रेड रुक गया, उसके चलते पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई। ऑयल प्रोडक्ट टैंकर्स के दाम डबल हो गए। क्या हुआ समझिए। आपको पता है जो बड़ी बड़ी कंटेनर लाइंस होती है, मर्क्स लाइन हो गई, एपीएल लाइन होगी, इनके जो कंटेनर्स होते हैं ना, ये कंटेनर्स डिमांड में होते हैं। कभी कस्टम्स प्रोसीजर में आप जाओ तो 20 फीट कंटेनर, 40 फीट कंटेनर, इनका एक एक दिन का किराया 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए का होता है। और अगर ये कहीं फंस गए तो आपके ऊपर डेमेरेज और डिटेंशन चार्जेस लगने लगेंगे। इन कंपनीज को इस बात से कोई मतलब नहीं है, एपीएल को, मर्क्स को, कि इनका कंटेनर कहाँ है। आप एक एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो, आपने इनसे कंटेनर ले रखा है, आपको उसका किराया भरना पड़ेगा। प्लस इनके कंटेनर्स बहुत एडवांस डिमांड में होते हैं। तो मान लो इंग्लैंड से कंटेनर चला, यहाँ पे आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, ये लंदन से कंटेनर चला और वो कंटेनर यहाँ जा रहा है, उसको मुंबई पहुंचना है। ठीक है, वो जो मर्क्स का कंटेनर लंदन से चला, मुंबई पहुंचा, जब वो मुंबई में पहुंचेगा तो उस कंटेनर की पहले ही बुकिंग हो रखी होगी मुंबई में। कोई दूसरा एक्सपोर्टर इंपोर्टर ने पहले ऑर्डर प्लेस कर दिया होगा कि कंटेनर मुझे दे देना, मुझे अपना सामान लोड करके चिली भेजना है। अब अगर ये कंटेनर सुएज कैनाल में ब्लॉक हो गया तो जो एक्सपोर्टर है और जो इंपोर्टर है उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि हाँ भाई उनके पास कंटेनर है ही नहीं। प्लस भाई प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ जाते हैं अगर वो कोई चीज किसी एक जगह पे ब्लॉक हो जाए, सप्लाई चेन टूट जाती है। और सप्लाई चेन का इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंट वजह है ये मैं आपको बता ही रहा हूं। रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स अगर आप नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल देखिए। कुछ कार्गो मूवर्स ने क्या किया, कुछ इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स ने क्या किया कि कार्गो को रीरोड कर दिया। तो पहले तो कार्गो कुछ ऐसे निकलता था, मेडिटेरियन सी क्रॉस करता हुआ, रेड सी क्रॉस करता हुआ फिर मुंबई पहुंचता था। अब क्या किया कि भाई अब पूरा साउथ अफ्रीका, पूरा अफ्रीका ट्रैवर्स कर जाएंगे, तो ये वाला रास्ता पकड़ लिया। ठीक है, और इस रास्ते से चले गए, क्योंकि उनको लगा कि 15-20 दिन के लिए अगर ये बंद हो गई तो इससे बेटर तो ये है कि हम इधर से ही चले जाएं। ठीक है ना। ये जो बड़ा वाला रास्ता है 19,800 किलोमीटर का, छोटा वाला रास्ता 11,600 किलोमीटर का, लेकिन अब छोटा वाला रास्ता बंद हो जाएगा तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो केप ऑफ गुड होप से ही पास करना पड़ेगा। केप ऑफ गुड होप कहीं यहाँ पे है। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूनिक आइडिया फॉर ऑल लैंड पार्सल्स बाय मार्च 2022। केंद्र सरकार ने बोला है कि हम जितने भी कंट्री में प्लॉट्स ऑफ लैंड है उन सबको एक 14 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। तो जिस प्रकार से आधार नंबर्स दिए लोगों को दिए जाते हैं, यहां जमीनों को नंबर दिए जाएंगे। यहां पे लैंड रिकॉर्ड के डाटाबेस को डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है। और एक बार ये लैंड रिकॉर्ड का डाटाबेस सरकार ने इकट्ठा कर लिया, 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू कर दिया, उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट रिकॉर्ड्स और बैंक रिकॉर्ड्स के साथ इसको जोड़ा जाएगा। साथ साथ इसको आधार कार्ड के साथ लिंक भी किया जाएगा। हालांकि आधार कार्ड के साथ जो लिंकिंग होगी वो वॉलंटरी बेसिस पे होगी। अगर आप चाहो तो लिंक कराओ, चाहो तो लिंक ना कराओ।
यहाँ पे बहुत सारे लोग लिंक करा लेंगे, उसका रीजन ये है कि उनको ये लगेगा कि हाँ भाई जमीन हमारे नाम पे होगी, अब अवैध जमीन का कब्जा नहीं होगा। गाँव वाँव के साइड में जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं जिनकी ज़मीनें अक्सर कर ज़मींदार हड़प लेते हैं, उनके लिए ये स्कीम काफ़ी काम की हो सकती है। उनकी ज़मीनें फिर हड़पना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक बार उनकी ज़मीन सेंट्रल डिजिटल रिकॉर्ड्स में रजिस्टर हो गई तो यहाँ पे देखिए इसके लिए जो स्कीम बोली गई है वो है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम। इसको इस साल 10 स्टेट्स में ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है और मार्च 2022 तक पूरे कंट्री में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के द्वारा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट को ये बात बताई है। ये पर्टिकुलर लैंड जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंड रिकॉर्ड्स में अपडेट किया जा रहा है, इसको किस हिसाब से मेंटेन किया जाएगा? तो भाई इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स को मेंटेन किया जाएगा। फिर कहीं ना कहीं इसकी डिटेल्ड सर्वेस करवाई जाएंगी, जियो रेफरेंस्ड कैडेस्ट्रियल मैप्स को देखा जाएगा और उसके बेसिस पे इसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के द्वारा। आप कह सकते हो कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है सरकार का, जो कि 2008 में बढ़ा था। उसी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ये यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ने पहले कुछ और इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे एक इनिशिएटिव है NGDRS जिसको बोला था नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये जो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है? इट रिप्रेजेंट्स अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग मैनुअल रजिस्ट्रेशन सिस्टम टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन सेल, परचेज एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड। मतलब कि एक मैनुअल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि भाई किसी लैंड को आपने बेचा या किसी लैंड को आपने खरीदा तो इसके ट्रांजैक्शंस को ऑनलाइन तरीके से करो, ना कि मैनुअली करो। तो रजिस्टर में एंट्री मत करो, ऑनलाइन होनी चाहिए चीजें। तो ऑनलाइन होगी तो एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट के पास भी रजिस्टर हो जाएगी और केंद्र सरकार के पास भी रजिस्टर हो जाएगी। और इसके ऊपर जो भी टैक्सेस दिए जाते हैं सरकार को, जो स्टैम्प पेपर्स होते हैं वो मैनुअल नहीं होंगे, अब वो ई स्टैम्प्स होंगी। ठीक है, इसमें स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनके रजिस्ट्रेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कह सकते हो कि जो NGDRS की स्कीम है, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, ये नेशनल इंटीग्रेशन में भी काम करेगी, क्योंकि सारे स्टेट्स की सारी जमीन यहाँ पे रजिस्टर की जाएगी। वन नेशन वन सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई होता नजर आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये चीज है यहाँ पे। तो बहुत सी चीजें हो रही हैं यहाँ पे NGDRS के अंदर। और फिर आपका ULPIN अभी आपको बता ही दिया मैंने, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन स्कीम। देखिए ये जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है 2008 का, इस प्रोग्राम के अंदर ही भाई ये सारी स्कीमें आ रही हैं। इस प्रोग्राम का स्कोप काफी बढ़ गया है, तो ये यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन स्कीम भी इसके अंदर ही आ रही है। फिर ये नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन स्कीम भी इसके अंदर ही आ रही है। फिर भाई आधार नंबर के बेसिस पे वॉलंटरी तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करना, ये भी इसके अंदर ही आ रहा है। समझ गए? तो सब चीजें कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं लैंड के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज कर दो, केंद्र के पास किसी सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर में लैंड के रिकॉर्ड होंगे, और उसके बाद अगर आपको लैंड को बेचना है और अपडेट करना है, किसी और को ट्रांसफर करना है, तो इन्हीं डिजिटल रिकॉर्ड्स में चेंजेस कर दिए जाएंगे। अगर आपको सरकार को टैक्स देना है तो ई स्टैम्प्स के थ्रू टैक्स दे सकते हो। मतलब जमीन को खरीदना बेचना काफी आसान हो जाएगा। वो सरकारी नौकर जो काफी करप्शन करते थे कम हो जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में न्यूज आपको काम आएगी। फिर आज की आखिरी न्यूज, 27 माइग्रेटरी बर्ड्स फाउंड डेड एट हिमाचल प्रदेश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको देखने से पहले इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस देखिए। इन्फ्लुएंजा वायरस H7N2 वायरस क्या होता है, H5N1 वायरस क्या होता है, 9 तरीके के H5 वायरसेस हैं, H5N1, H5N2, H5N3, H5N4, H5N5, 9, 6, 7, 8, 9। ये जो वायरसेस हैं वो किस हद तक बर्ड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, किन और जानवर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या ये इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? इस प्रकार की चीजों के लिए मैंने 2 वीडियोस बना रखी। पहली वीडियो हाउ बर्ड स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस स्प्रेड, और दूसरी वीडियो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट H5N1। ये 2 पर्टिकुलर वीडियोस देख लीजिए जाके, इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो बेस है वो आपको समझ में आ जाएगा। न्यूज ये है कि रिसेंटली 27 माइग्रेटरी बर्ड्स को डेड रिपोर्ट किया गया है ऑन अकाउंट ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा इन पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 27 माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हुई है। जनवरी 2021 में एक और न्यूज निकल के आई थी कि H5N1 वायरस की वजह से 5000 माइग्रेटरी बर्ड्स मर गई थी पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और लगभग उसी समय पे मैंने वो वीडियो भी बनाई थी जिन वीडियोस का रेफरेंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर ली जाए तो इसको ब्यास डैम भी बोला जाता है। एक आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट डैम है जो कि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इस
ब्यास नदी पे जो डैम बना है, इस डैम का नाम क्या दिया गया है? महाराणा प्रताप सागर डैम, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है ये। इस डैम को इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में और इरिगेशन में। पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक रामसर साइट भी है। और ये जो महाराणा प्रताप सागर डैम है, इट इज सिचुएटेड इन द वेटलैंड जोन ऑफ शिवालिक हिल्स। तो शिवालिक हिल्स के बेस पे मतलब एग्जिस्टेंट है ये महाराणा प्रताप सागर डैम। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों। होली के अकाउंट पे ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, आने वाले दिनों में ज़्यादा न्यूज़ जैसे जैसे आएंगी वो मैं कंप्लीट करता जाता हूँ। जिस दिन ज़्यादा न्यूज़ होती है उस दिन ज़्यादा, जिस दिन कम है उस दिन क्या ही बताऊँ, तो काम भर की चीज़ें बताता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको इन वीडियो से फ़ायदा मिल रहा हो। रेगुलरली अपने फीडबैक्स मुझे ज़रूर देते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स छोड़ते रहिए। मैं रेगुलरली आपके साथ टच में रहने की कोशिश करता हूँ। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि लोगों को वीडियो को शेयर करें। जितने ज़्यादा आपके दोस्त हैं उतने दोस्तों को अपनी इन वीडियोस के बारे में बताएं। जितने ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, उतना ही मुझे एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ भाई काम अच्छा लगा है लोगों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।